हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिस पे हम हर एक पहलू पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक हर एक क्लास के लिए, बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आवास की बात करें तो हर के लिए जो है घर बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। चाहे वो जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे कोई भी कैटेगरी का जो है प्राणी हो, सबके लिए आवास जो है उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना इंसानों के लिए होता है। और कहते हैं ये सेटलमेंट तभी बनती है जब हम जो है मेहनतों से जो है उसको खड़ा करते हैं। और यहाँ पर जो हमारे समक्ष चैप्टर आया है मानव अधिवास, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मानव अधिवास के अंतर्गत हमारा जो पहला पॉइंट आया है, अधिवास क्या है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि आखिर सेटलमेंट होती क्या है। ठीक है, अधिवास हम कहते किसे हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रहने वाला है। हम बहुतः अधिवास शब्द का प्रयोग करते रहते हैं, परंतु जब इसकी परिभाषा करना होता है तब हम उसकी जो है स्पष्ट परिभाषा देने में काफ़ी कठिनाई आता है। अगर हम इसको सीधे सीधे शब्दों में परिभाषित करने की कोशिश करें तो अधिवास जो है मानवीय जो है बसाहट का एक स्वरूप है, जो एक मकान से लेकर नगर तक हो सकता है। तो आप समझ सकते हो, जहाँ मानव निवास करता है उसे कहते हैं। वो मकान जो है एक नगर से, जो कहते हैं एक गांव से लेकर नगर तक हो सकता है। अधिवास से एक और पर्याप्त बोध होता है कि क्योंकि अधिवास में बसाहट एक सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत पूर्व में वीरान पड़े हुए क्षेत्र में मकान बनाकर लोगों को जो है बसाहट शुरू हो जाना आता है। यानी आपने देखा होगा कि सेटलमेंट होती है। यहाँ पर जो आपको कन्फ्यूज़न वर्ड लग रहा होगा कि यहाँ पर अधिवास किसे कहते हैं। अधिवास का मतलब होता है सेटलमेंट। ठीक है, जो यानी जो है ह्यूमन सेटलमेंट की इंसान कैसे अपने सेटलमेंट करे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखता है और अब इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। भूगोल में यह प्रक्रिया अधिग्रहण भी कही जा सकती है। यानी सेटलमेंट को हम यहाँ पर बसाहट को जो है अधिग्रहण भी कह सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो तो ये कहना कोई गलत नहीं रहेगा। और ये काफ़ी ज़रूरी भी है यहाँ पर। इसलिए हम कह सकते हैं कि अधिवास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों के समूह का निर्माण तथा किसी क्षेत्र का चयन मकान बनाने के साथ साथ उनकी आर्थिक सहायता के लिए भी किया जाता है। अधिवास मुख्य रूप से दो प्रकार में विभक्त किए जा सकते हैं। एक होता है ग्रामीण अधिवास और दूसरा होता है नगरीय अधिवास। यानी आप इसको दो कैटेगरी में रख सकते हो सेटलमेंट को। एक जो होगा आपका अर्बन, एक होता है रूरल। तो दो ही टाइप्स के देखने को मिला है यहाँ पर सेटलमेंट। और इसके पहले कि भारत में ग्रामीण एवं नगरीय अधिवास के अर्थ एक प्रकार की चर्चा करें, हम आम तौर पर जानना चाहेंगे कि आखिर इसकी मौलिक अंतर क्या है। तो चलिए इसके मौलिक अंतरों के तरफ हम अध्ययन करें और जानने की कोशिश करें कि इसकी मौलिक जो है विशेषता क्या है। यदि हम इसकी पहले पॉइंट में देखें मौलिक विशेषताओं में, तो कहते हैं ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के बीच सबसे बड़ा अंतर दोनों के बीच क्रियात्मक गति विविधताएँ हैं। यानी जो कार्य करते हैं वो काफ़ी विभिन्नता आपको देखने को मिल सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में जहां लोगों के कार्यकलापों में प्राथमिक क्रियाएं प्रमुख होती है। तो आपको तो पता ही होगा कि गांव में है, यानी ग्रामीण में जो है प्राथमिक क्रियाओं की एक्टिविटी होती है। और प्राइमरी का मतलब होता है जैसे कृषि उड़ीसी सब प्राइमरी में आ जाता है। लेकिन नगर इसके उल्टा होता है। नगर में जो होता है ग्रामीण क्षेत्र के प्राइमरी सेक्रेटरी नहीं होते हैं। जो होता है यहाँ द्वितीय और तृतीय क्रिया प्रमुख होती है, जिसमें आपको पता है कि जो रॉ मटेरियल्स होते हैं जब वो कुछ बन जाते हैं तो उसका कितने फॉर्म में कन्वर्ट करके जो है द्वितीय और तृतीय क्रियाओं में लेके आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, साफ हो गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है प्राथमिक क्रियाएं होती है जो कृषि से अंतर्गत होती है, और नगरीय क्षेत्र में जो होता है द्वितीय और तृतीय प्रमुख क्रियाएं होती हैं, जो आपको पता है कि कोई एक्टिविटी से हो सकती है, कुछ लेन देन से, व्यापार से हो सकती है। दूसरी बात इसी बात की तरफ इशारा करता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व शहरी क्षेत्र की अपेक्षा कम होता है। यानी ग्रामीण क्षेत्र में आप देखोगे जनसंख्या बहुत ही विरल है, यानी बहुत ही कम है। लेकिन वही अगर आप शहरी क्षेत्र में जाकर देखोगे तो वहाँ पर जो है जनसंख्या सबसे अधिक पाया जाता है। कारण क्या है? जॉब के तलाश में जो है ये लोग गाँव से शहर की तरफ जो है पलायन कर जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ की जनसंख्या जो होती है शहरों की वो काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन वही लोग शहरों में आ जाएंगे तो गांव की जनरल सी बात है कि गांव में जो है लोगों की संख्या बहुत कम जाएगी। तो वहाँ प्रति व्यक्ति जो है लोगों की संख्या बहुत ही नीचे स्तर पर चला जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे हमारा टॉपिक है ग्रामीण अधिवासों के प्रकार एवं प्रतिरूप। तो चलिए देखते हैं हम ग्रामीण अधिवास के प्रकार एवं प्रतिरूप।
यहाँ जो बात आई है अब अगली हमारा पॉइंट ग्रामीण आदिवासियों के प्रकार एवं प्रतिरूप। कहते काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है कि ग्रामीण आदिवासियों के प्रकार एवं प्रतिरूप क्या है। अधिवासों का अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की, तो आपने देखा होगा कि गांव की जो सेटलमेंट होती है बड़ा डिफरेंट टाइप्स की होती है, ठीक है, अलग अलग टाइप की होती है। तो इसी के विषय में जो है यहाँ पर हम चर्चा करेंगे और हर एक जो है अधिवासों के प्रकार एवं प्रतिरूप के विषय में यहाँ पर विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसके बारे में जानने की हम कोशिश करें। कहते हैं इसके पहले कि हम ग्रामीण आदिवासियों के प्रकार एवं प्रतिरूप के विषय से चर्चा करें, आइए सबसे पहले प्रकार और प्रतिरूप शब्दों के बारे में हम विचार कर लें। आखिर प्रकार क्या होता है, प्रतिरूप क्या होता है। तो प्रकार शब्द से एक श्रेणी में वर्गीकृत वस्तु के बारे में जानकारी मिलती है। यानी आपने प्रकार के बारे में सुना ही हुआ होगा कि कोई भी वस्तु होती है उसका वर्गीकरण, यानी कोई वस्तु होता है उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्टों में बांटना। जैसे आपको पता ही है कि जो जंगली गोभी थी वो कितने श्रेणियों में बट गई है, ठीक है, बंद गोभी में बदल गई है, ब्रोकली में बदल गई है, ठीक, सलाद वाला में बदल गया, तो कितने सारे बदल गए। तो ये जो है वर्गीकृत किया गया है कई श्रेणियों में, इसको तो वर्गीकृत किया गया है। तो ये प्रकार हो गया। इसमें कुछ समानताएं जरूर होती है, उनमें कुछ न कुछ समानताएं जरूर होती है। मैंने साइंस के लिए जो है बंद गोभी है, इसका मैंने गोभी का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि आपने अगर साइंस पढ़ते हो तो आपको इसको पता होगा कितने डिफरेंस इसमें वेरिएशन देखने को मिल जाता है। तो उसे ही हम वर्गीकृत करते हैं डिफरेंट डिफरेंट श्रेणी में। जबकि प्रतिरूप शब्द से किसी विशेष आकृति या उसके क्रमबंध में जो है जमावट का बोध होता है। ये जबकि प्रतिरूप देखिए क्या है, एक निश्चित आकृति को कहते हैं, यानी निश्चित आकृति होती है उसी को ही जमावट या बोध होता है हमें, तो उसी को ही हम प्रतिरूप कहते हैं। जब हम अधिवासों के प्रतिरूप का जिक्र करते हैं तो उसे दिए गए क्षेत्र में अधिवासों के स्थानिक जमावट या वितरण का भी बोध होता है हमें, कि उस क्षेत्र में जो है उसका जमावट कैसा होगा, वो कैसे क्षेत्रों में जो विभक्त होगा। तो इस सारी बातों के जो है ऊपर हम जो है ध्यानपूर्वक समझ सकते हैं। यह अधिवासों के प्रकार से अलग है थोड़ा सा। कहते हैं ये अधिवासों के प्रकार से थोड़ा अलग रहेगा, ये जरूरी भी है क्योंकि आदिवासियों के प्रकारों से हमें उनके स्थानीय बसावट गुणों के बोध भी होता है कि वो लोग किस प्रकार जो है वहाँ पर निवास करते हैं, उनका रहन सहन किस प्रकार होती है, तो इसका भी हमें जो है बोध हो जाती है। अर्थात आदिवासियों के प्रत्येक इकाई को आदिवासियों गुणों के बारे में भी जानकारी हमें मिलती है कि आदिवासी जो होते हैं उनके गुण किस प्रकार के हैं, तो इसके बारे में हमें इससे इन्फॉर्मेशन जो है सुचारू रूप से अपर्याप्त मिलती है। यद्यपि कई बार प्रकार एवं प्रतिरूप को एक दूसरे के अर्थों में प्रयोग भी किया जा चुका है, लेकिन यहाँ हम केवल प्रतिरूपों पर ही चर्चा करेंगे। जहाँ तक ग्रामीण आदिवासियों का प्रकार का संबंध है, यह आवासों के वितरण के अंश को दर्शाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि ग्रामीण आदिवासियों के प्रकार कितने हैं और कैसे इसको जो है विस्तृत किया गया है। अगर हम बात करें ग्रामीण आदिवासियों के प्रकार के, तो कहते हैं भूगोलवेत्ताओं ने जो है आदिवासियों के वर्गीकृत करने के लिए अनेक युक्तियाँ सुझाई है। यानी कहते हैं अगर जिस चैप्टर में जिस क्लास के बारे में पढ़ोगे, जैसे पढ़ोगे वहाँ पर अपने अपने विचारधारा होती है, लेकिन सबका जो है यहाँ भूगोल के अंतर्गत इसको जो है जो युक्ति सुझाने की कोशिश किया गया है। यदि देश में विद्वान सभी प्रकार के आदिवासियों के वर्गीकृत करना चाहें तो इन्हें 4 श्रेणियों में मुख्य बांटा गया है। तो 4 श्रेणी कुछ इस तरह है: सदन, शहद, केंद्रीय अधिवास। दूसरा है अर्ध सदन, पहले सदन है, दूसरा है अर्ध सदन यानी अर्ध सह विखंडित अधिवास। तीसरा जो कहता है पल्ली पुरावा अधिवास, पल्ली पुरावा अधिवास, और चौथा जो है प्रक्रिया एवं परिचित अधिवास। तो ये चारों जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए इन सारे जो है चारों के जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करें और इसके हर एक पहलू में हर एक बातों को जुड़े हुए बातों को अध्ययन करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम सदन अधिवास के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए कॉम्पैक्ट जो है सेटलमेंट के विषय में हम चर्चा करें। यदि हम सदन अधिवास के विषय में बात करें तो कहते हैं जैसे कि नाम से ही ये स्पष्ट है कि अधिवासों में मकान पास पास सट कर बने होते हैं। अगर आपने देखा होगा तो इस शहरों में काफ़ी दिखता है, लेकिन हम गांव की बात कर रहे हैं तो गांव में भी इस तरह के पैटर्न देखने को मिलता है जहां पर मकान पास पास सट कर बने होते हैं। इसलिए ऐसे अधिवासों में सारे आवास किसी एक केंद्रीय स्थल पर केंद्रित हो जाता है और आदिवासी क्षेत्र खेतों एवं चरगाहों से अलग ही होते हैं। हमारे देश के अधिकांश आवास इस श्रेणी के अंतर्गत ही आते हैं। आप गाँव में चले जाओ तो देखोगे एक जाति के व्यक्ति जो है सट के जो है उनके मकान बने हुए होते हैं। ऐसे अधिवास देश के प्रत्येक भाग में मिल जाते हैं और इस अधिवासियों का जो वितरण समस्त उत्तर गंगा सिंध मैदान, उत्तर पश्चिम पंजाब से लेकर पूर्व में पश्चिम बंगाल तक इस तरह से देखने को मिल जाएगा। इवन कि उड़ीसा तट हो, छत्तीसगढ़ राज्य, महानदी घाटी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के तटबंधीय क्षेत्र और
कावेरी डेल्टा क्षेत्र तमिलनाडु के क्षेत्र हो, कर्नाटक के मैदानी क्षेत्र और असम के त्रिपुरा निचले क्षेत्र जो है शिवालिक घाटियाँ भी इसमें सम्मिलित है, क्योंकि ये क्षेत्र हर जगह आपको सदन अधिवास मिल ही जाएंगे। कभी कभी लोग जो है सदन अधिवास में अपनी सुरक्षा या प्रतिरक्षा के उद्देश्य से रहते हैं, क्योंकि इससे क्या हो जाता है, उनका रक्षा हो जाती है। कहते हैं एक ही समुदाय के लोग रहेंगे, एक साथ रहेंगे, तो कहते हैं एकता में बल है, यानी दूसरे व्यक्ति जो इन पर जो है प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। लेकिन आज के समय थोड़ा सा बदला हुआ है, उसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। ऐसे अधिवासियों से बड़े ही सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हमें मिलता है। देखिए अच्छा, यहाँ पर सबसे सुंदर उदाहरण जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र मिलते हैं। राजस्थान में भी लोग सघन अधिवास जो है कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता तथा पेयजल की कमी के कारण भी रहते हैं, ताकि उपलब्धता जो है प्राकृतिक संसाधनों का जो है अधिकतम उपयोग कर सके। जो प्राकृतिक संसाधन है उसका अधिकतम से प्रयोग करने के लिए ऐसा करते हैं कि एक जगह इकट्ठा रहने से ये काफ़ी जो है सुरक्षित भी रहते हैं। इस प्रकार के अधिवासों में 30 से लेकर कई सौ मकानों की संहिता होती है, जिनके कार्य, आकृति एवं आकार का विभिन्न होते हैं। औसतन इन अधिवासों में राजस्थान के विरल बसे क्षेत्रों में 500 से 2500 व्यक्तियों से लेकर सदन बसे गंगा मैदान में 10,000 व्यक्तियों से अधिक भी रह सकते हैं। अक्सर ऐसे सदन अधिवासों में अधिवासियों के जो है इकाइयों की बनावट एवं जो है बसहाट तथा उसके बीच गली एवं सड़कों के विन्यास में एक निश्चित जो है प्रतिरूप होती है। ऐसे प्रतिरूपों की संख्या लगभग 11 चिन्हित की जा चुकी है, परंतु हम यह उनके 5 प्रमुख प्रतिरूपों की चर्चा यहाँ पर करने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं वो 5 प्रतिरूप कौन कौन से हैं। तो पहला प्रतिरूप तो आता है रेखिक प्रतिरूप, दूसरा आता है आयताकार प्रतिरूप, तीसरा आता है वर्गाकार प्रतिरूप और चौथा आता है वृत्ताकार प्रतिरूप और पांचवा जो है अड़ियल प्रतिरूप। देखिए 5 जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हमारे समक्ष आता है रेखिक प्रतिरूप। चलिए देखते हैं रेखिक प्रतिरूप में किस बात की तरफ जो है इशारा की गई है। देखिए रेखिक जो है प्रतिरूप इस प्रकार के अधिवास बहुलतः मुख्य जो है मार्ग, रेलवे और जो है रेल मार्गों और नदियों के इत्यादि किनारे बसे जाते हैं। ये मैक्सिमम ये देखने को आपको मिलेगा कि मुख्य मार्ग या रेल मार्गों के, नदियों के जो है इत्यादि किनारे बस जाते हैं और इसमें मुख्य रेखा के सहारे एक श्रृंखला में श्रेणीबद्ध मकान हो सकते हैं। यानी ये जो होते हैं एक श्रेणीबद्ध जो है मकान होते हैं, श्रृंखला के अंतर्गत होते हैं। उदाहरण के लिए ऐसे ग्रामीण अधिवास सागर तट, नदी घाटियाँ एवं पर्वत श्रृंखलाएँ के सहारे पाए जाते हैं। तो ये क्षेत्र जो रेखिक प्रतिरूप है काफ़ी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। उसके पश्चात आता है आयताकार प्रतिरूप। देखिए यह एक बहुत ही सामान्य प्रकार है जो कृषि जोतों के चारों ओर विकसित होते हैं। जहाँ पर कृषि के लिए ज़मीन होता है उसके चारों ओर जो होते हैं लोग इस तरह के आयताकार प्रतिरूप तैयार करते हैं। वर्गाकार खंड पर जो आधारित भूमि जो है बंदोबस्त पर ही यह आधारित होती है और इसमें सड़कें आयताकार होती है जो एक दूसरे को समकोण भी काटती है। यानी सड़कें जो है आयताकार होती है और एक दूसरे को कैसे काटती है, समकोण काटती है। गांव के अंदर की सड़कें भी आयताकार क्षेत्र के अनुरूप ही उत्तर दक्षिण और पूर्वी पश्चिम दिशाओं में आती जाती है। महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में अरावली पहाड़ियों में ऐसे आदिवासी उदाहरण मिल सकते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश के तटीय और अरावली पहाड़ी में आदिवासियों के उदाहरण। उसके पश्चात आता है वर्गाकार प्रतिरूप। देखिए ये आयताकार प्रतिरूप एक विभिन्न प्रकार के हैं। यानी देखा जाए तो यह आयताकार प्रतिरूप का एक विभिन्न प्रकार है और ऐसे अधिवास मुख्यतः जो पगडंडियों एवं सड़कों के मिलने स्थल से संबंधित होते हैं। आप देखे भी होंगे कि जहाँ पर सड़कें जो मिलती है, सड़कें बने होते हैं, वहीं पर जो है इस प्रकार के मकान जो है सेटलमेंट बनाई जाती है। सड़कों के मिलने एवं स्थल संबंधित होते हैं और ऐसे अधिवासों का जो है संबंध कभी कभी गाँव का विस्तार जो उपलब्ध चौकोर वर्गाकार क्षेत्र में ही करने की बाध्यता से भी होती है। यानी आपने देखा होगा गांव के जो घर बने होते हैं वो चौराहों के आसपास काफ़ी अच्छा रहता है और काफ़ी ज़रूरी भी रहता है। आगे है हमारा वृत्ताकार प्रतिरूप। चलिए देखते हैं वृत्ताकार प्रतिरूप में क्या बताया गया है। देखिए वृत्ताकार प्रतिरूप जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी यमुना के ऊपरी द्वाब क्षेत्र या कहें हम यमुना पार के जिलों में, तो कहते हैं मलवाब क्षेत्र पंजाब गुजरात राज्यों के अंतर्गत बड़े ग्रामीणों में सघन आबादी के कारण
आवासीय इकाई बहुत अधिक सटकर बसी हुई है। यानी देखा जाए तो पंजाब गुजरात राज्यों के क्षेत्र जो हैं यहाँ पर आवासीय जो इकाई है बहुत सट कर बसी हुई है। मकानों की बाहरी दीवारें आपस में सटी होने से यह एक श्रृंखलाबंद साधारण इकाई जैसा जो है लगता भी है। और इस प्रकार के जो है वित्तकार स्वरूप भूतकाल में सुरक्षा की दृष्टि से मकानों की अधिकतम संकीर्ण का परिणाम भी है। और आपने देखा भी होगा ये पंजाब के क्षेत्रों में काफ़ी बनाई जाती है। ठीक है, पंजाब में देखोगे तो एक ही दीवार के दो मालिक हो जाते हैं। तो इस तरह के वित्तकार प्रतिरूप जो है आपको पंजाब और गुजरात क्षेत्रों में देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे है अड़ियल त्रिज्या प्रतिरूप। तो चलिए अड़ियल त्रिज्या प्रतिरूप देखते हैं कैसी है। देखिए यहाँ पर जो है अड़ियल त्रिज्या प्रतिरूप है। तो इस प्रकार के प्रतिरूप में कई सड़कें एवं गलियाँ किसी केंद्रीय स्थान जैसे जल का स्रोत या तालाब, कुआं, मंदिर, मस्जिद, व्यावसायिक गतिविधियों के केंद्र या केवल खुली जगह की ओर प्रमुखता होती है। यानी अड़ियल त्रिज्या प्रतिरूप जो होती है उन क्षेत्रों में ये बनाई जाती है जहाँ पर तालाब, कुआं, मंदिर, मस्जिद आदि जो है और या व्यवसाय की गतिविधियाँ होती है। तो इस जगह जो है बनाना सेटलमेंट बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाता है। इसलिए गलियाँ एक सामान्य केंद्र से जो है विपरीत लगती है। और इस प्रकार के अंधविश्वासों के उदाहरण है जो है गुरु शिखर के पास, माउंट आबू में राजस्थान और विंध्याचल उत्तर प्रदेश। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। अब चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट जो अर्ध सदन विश्व जो है अधिवास क्या है। चलिए देखते हैं आगे जो है अर्ध सदन अधिवास। अर्ध सदन अधिवास बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है सेटलमेंट के अंतर्गत। कहते हैं जैसे कि शीर्षक से ही स्पष्ट है कि आवास पूरी तरह से संगठित नहीं होते हैं। यानी अर्ध सदन अधिवास का मतलब यही होता है कि जो आवास होती है वो पूरी तरह से संगठित नहीं होती है। और इस प्रकार के अधिवास में जो है नाभिकीय रूप से सदन छोटी वसाहट होती है। यानी छोटी सी ही परिवार होते हैं इसमें, जिसके चारों ओर पल्ली पुराव और प्रक्रिया रूप से बसे हुए रहते हैं। यानी छोटा सा जगह होता है, वहाँ पर काफ़ी आसपास जो है व्यक्ति सब अपना घर बना के अपना बसेरा बना के रहते हैं। ये शहर अधिवासों की तुलना में ज़्यादा स्थान घेरते हैं। ऐसे अधिवास मैदानी एवं पठारी भागों में स्थानीय पर्यावरणीय स्थिति के आधार पर पाए भी जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि स्थानीय पर्यावरणीय स्थितियों के आधार पर ये पाए जाते हैं। ऐसे अधिवास मणिपुर में जो है नदियों के सहारे, मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिले तथा छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिलों में भी देखने को मिलता है। और विभिन्न जनजाति छोटा नागपुर क्षेत्र में ऐसे अधिवास बनाकर रहते भी हैं। तो छोटा नागपुर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है औद्योगिक क्षेत्र के लिए। तो यहाँ पर जो है अर्ध सदन अधिवास ही बनाकर जो है लोग वहाँ पर रहते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बातों की तरफ जो है बात बताई गई है यहाँ पर। सदन अधिवासों को जो है सामान्य असदन अधिवासों को भी कई विभिन्न प्रतिरूप होते हैं और कुछ प्रतिरूप यहाँ दिया भी गया है। एक तो है चौक पट्टी प्रतिरूप। देखिए चौक पट्टी प्रतिरूप एक अलग ही अधिवासी होती है। एक बड़ी हुई आयताकार प्रतिरूप है और एक पंखाकार प्रतिरूप है। तो इसके विषय में हम आगे विचार करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या बात को जो है दर्शाया गया है और क्या कहना चाहता है। यदि अगले पॉइंट की बात करें तो ये साफ करता है कि चौखट बोर्ड या चौक पट्टी प्रतिरूप ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है जो सेटलमेंट के अंतर्गत है। कभी अधिवास का यह एक प्रकार है जो सामान्यतः दो मार्गों को मिलन स्थल पर मिलता है। यानी दो मार्ग होता है, उसके जो है मिलन स्थल पे ये मिलता है। गांव की गलियां एक दूसरे के साथ जो है मेल खाती हुई तथा आयताकार प्रतिरूप बनने लगती है जो परंपरा से लंबत होती है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि देखा जाए तो गांव की गलियां एक दूसरे को जो है साथ मेल खाती हुई आयताकार प्रतिरूप में बनने लगती है। उसके पश्चात दूसरा पॉइंट है बढ़ी हुई आयताकार प्रतिरूप यानी एलोगेमेंट प्रतिरूप। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्थानीय कारणों से आयताकार अधिवास की लंबाई में वृद्धि ऐसे प्रतिरूपों का कार्य होती है। उदाहरण के तौर पर गंगा के मैदानी इलाकों में यहाँ बाढ़ग्रस्त स्थितियाँ बनती रहती है। वहाँ आयताकार अधिवास का विस्तार लंबाई में ऊपरी ऊंचाई वाले भागों की ओर होती है। और इसके अलावा नदी किनारे की स्थिति को लाभ भी इस प्रतिरूप के प्रोत्साहित भी करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है कि बढ़ी हुई आयताकार। तो ये कहाँ है, किस क्षेत्र में है? गंगा के जो है मैदानी इलाकों में ऐसे ही जो है आपको सेटलमेंट मिलेंगे। तो ये काफ़ी महत्व रखता है। उसके पश्चात है पंखनुमा प्रतिरूप। पंखनुमा प्रतिरूप भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते अधिवास का ऐसा प्रतिरूप तब
होता है जब कोई महत्वपूर्ण केंद्र या कतार ग्राम के किसी एक छोर पर बना हुआ होता है। यानी ये भी एक सेटलमेंट की बहुत अच्छी व्यवस्था है, जहाँ पर आप देख सकते हो कि केंद्र या कतार ग्राम किसी एक छोर पर बना होता है। यानी गांव होता है किसी एक छोर पे ही, दूसरे छोर पे नहीं होती है। ऐसे केंद्रीय बिंदु कोई तालाब, नदी तट, बगीचा, कुआं, पूजा का स्थल हो सकता है। यानी आपने देखा होगा कि लोग जो है अब बसते किस क्षेत्र में, जहाँ पर कोई तालाब हो, नदी हो या बगीचा हो, कुआं हो, पूजा के स्थल हो, तो इसके आसपास उनके लिए जो है सुचारू रूप से बसने की व्यवस्था बन जाती है। ऐसे प्रतिरूप के उदाहरण नदी के मुहाने क्षेत्र में भी बन जाते हैं। तो नदी के मुहाने क्षेत्र में भी जो है सेटलमेंट बसाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ मकान की डेल्टा की पंखनुमा आकृति का अनुसरण भी किया जाता है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों के मुहाने पर ऐसे अधिवास मिलते हैं। हिमालय पाद प्रदेश में भी ऐसे अधिवास सामान्य रूप से भी पाए जाते हैं। यानी हिमालय पाद में भी ऐसे ही अधिवास सामान्य रूप से देखने को मिली है। उसके पश्चात है पल्ली पूर्वा अधिवास। पल्ली पूर्वा अधिवास भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के अधिवास कई छोटी इकाइयों में प्रकरणित रूप से बसे रहते हैं। मुख्य अधिवास का अन्य अधिवासों पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है। अधिवास का वास्तविक स्थान अंतर करने योग्य नहीं होता है। मकान का एक बड़े क्षेत्र में बिखरे होते हैं, जिसके बीच बीच में खेत होते हैं। यानी आप समझ सकते हो, ये बहुत ही आसान है कि मकान एक बड़े क्षेत्र में बिखरे हुए होते हैं, जिसके बीच बीच में जो खेत होते हैं, और यह विभाजन सामान्य सामाजिक जातीय कारकों द्वारा ही प्रभावित होता है। और इन मकानों का स्थानीय तौर पर फलिया, पारा, धाना, धनी, नगराई आदि भी कहते हैं। यह अधिवास सामान्यतः पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है और मध्य प्रदेश और तटीय मैदान में काफ़ी पाया जाता है, जो कि काफ़ी महत्व रखता है। भौगोलिक रूप से इसके अंतर्गत जो है निचला गंगा मैदान, हिमालय के जो है निचली घाटियाँ तथा केंद्रीय पठार, देश के उच्च भूमियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये काफ़ी ज़रूरी रहता है कि पुलिया पूर्वा अधिवास, ये मकान बिखरे हुए होते हैं और कहीं कहीं बीच बीच में जो है खेत होते हैं। तो ऐसे गांव में देखने को आम तौर पे मिला है, और ये पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में तो आम है। उसके पश्चात है परिक्षिप्त या प्रकरणीय अधिवास। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। परिक्षेपी या प्रकरणीय अधिवास कहते हैं इस अधिवासों की एकांकी अधिवास भी कहते हैं, यानी दूसरा नाम इसका एकाकी अधिवास भी है। और इन बस्तियों की एक विशेषता यह होती है कि इन अधिवासों की इकाई छोटी छोटी होती है। यानी इस सेटलमेंट की इकाई जो होती है बहुत ही छोटी छोटी होती है, अर्थात आदिवासियों घर या घरों का समूह भी छोटा होता है। इनकी संख्या 2 से 7 मकानों की हो सकती है। यानी 2 से 7 मकानों की संख्या हो सकती है। और ऐसे अधिवास एक बड़े क्षेत्र में बिखरे हुए होते हैं तथा इनका कोई स्पष्ट प्रतिरूप नहीं बन पाता है। और ऐसे अधिवास भारत के जनजाति बहुल मध्य क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत छोटा नागपुर का पठार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि आते हैं। इसके अतिरिक्त उत्तरी बंगाल हो, जम्मू कश्मीर हो, तमिलनाडु एवं केरल हो, इन सभी राज्यों में भी ऐसे अधिवास देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था हमारे समक्ष, जिसमें हम सेटलमेंट के हर एक टाइप्स, हर एक विशेषता के ऊपर जो है विस्तार पूर्वक चर्चा किया। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, समझ में आया, तो जितना हो सके इसको शेयर करना है। आप तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो तो ये मन में आपके अंदर विश्वास रहना चाहिए, जितना हो सके शेयर करना है। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सअप स्टेटस पर लगा देना है। देखिए दोस्तों, जब तक आप शेयर नहीं कीजिएगा तब तक ये वीडियो दूसरे बच्चों तक पहुँच नहीं पाएगा, और ये बच्चे जो है इन वीडियो से अनभिज्ञ रह जाएंगे। कई बच्चे मुझे ये लिखते हैं कि आपका वीडियो हमें पता नहीं था, चैनल के बारे में नॉलेज नहीं है, तो क्या पता आप उसके माध्यम बन जाओ। तो कहते हैं अच्छे कार्य करने के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं होता है, ठीक है। सोचना नहीं है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन भी नहीं प्राप्त होगा। बाद में कोई टॉपिक अगर यूट्यूब पर रिसर्च कीजिएगा तो शायद दूर दूर तक तिरपान स्टडी सेंटर नज़र ना आए। इससे अच्छा है कि चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। जब आप सेव कर लीजिएगा तो आपको जो है प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पर सारे वीडियो जो है सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज और आपका जो है देखा जाए तो क्लास वाइज सारे वीडियो उपलब्ध हैं, जिस क्लास से पढ़ते हो, क्योंकि यहाँ पर जो है 8th क्लास से लेके MA तक के बच्चों के लिए सभी वीडियो उपलब्ध है, ठीक है। सोचना नहीं है, सब्सक्राइब अभी करना है। अगर कुछ विचार रखना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, कुछ जो है बदलाव चाहते हो और कुछ और भी जानना चाहते हो तो कमेंट
अवश्य कीजिए।